गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन पोटेंशियल एंड आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल। देखिए इस पेज पे हमने बात की है एक्साइटेशन एनर्जी ई एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल वी की। इससे नेक्स्ट पेज पे हमने बात की है आयनाइजेशन एनर्जी ई आई एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल वी आई की। या आई जो है वो आयनाइजेशन के लिए है, वी पोटेंशियल के लिए है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल वी आई, यहाँ जो आई है वो आयनाइजेशन के लिए, ई जो है वो एनर्जी के लिए, तो आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है बात। ऐसे ही इसमें भी आप देखना चाहें तो ई फॉर एक्साइटेशन, ई फॉर एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी। क्लियर है बात। ई फॉर एक्साइटेशन, वी फॉर पोटेंशियल, एक्साइटेशन पोटेंशियल। क्लियर है। तो चार टॉपिक्स की हम इसमें बात करेंगे। इसमें ये दोनों टॉपिक्स आपस में लिंक्ड टॉपिक्स हैं। ऐसे ही अगले जो दो टॉपिक्स हैं आयनाइजेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल वाले, वो भी लिंक्ड टॉपिक्स हैं। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें पिछले वीडियो लेक्चर में चलना होगा। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम की बात की थी और एनर्जी लेवल डायग्राम हमने ये दिखाया था, देखिए ये फर्स्ट ऑर्बिट के करस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल है, ये सेकंड ऑर्बिट के करस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल, ये थर्ड ऑर्बिट के करस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल। इसी तरीके से ये n इजिकल टू इन्फिनिटी वाली जो ऑर्बिट हम बता के चल रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल है। इस एनर्जी लेवल से नीचे के जितने भी एनर्जी लेवल्स है उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी देखिए हमने नेगेटिव में बताई है। और नेगेटिव में टोटल एनर्जी होने का मीनिंग ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स से बाउंड स्टेट में है। इट मीन्स न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स ने इलेक्ट्रॉन को उसकी ऑर्बिट में बांध रखा है, पकड़ रखा है। इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को छोड़कर नहीं जा सकता। इट मीन्स वो एटम से बाहर नहीं निकल सकता है क्योंकि उसकी एनर्जी जो है वो नेगेटिव में है। कहाँ तक इसकी एनर्जी नेगेटिव में है? ये जो हम n इजिकल टू इनफाइनाइट वाली ऑर्बिट बता के चल रहे हैं, इससे नीचे की ऑर्बिट्स में जब इलेक्ट्रॉन होगा, इससे नीचे की किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा, इट मीन्स उसकी एनर्जी जब तक नेगेटिव में होगी तो वो न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स से बाउंड स्टेट में रहेगा। न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस अपने पॉजिटिव चार्ज के कारण नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखता है कूलाम्ब अट्रैक्टिव फोर्स से। तो जब तक कूलाम्ब अट्रैक्टिव फोर्स लगता रहेगा इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस के कारण, तब तक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी ऑर्बिट को छोड़कर एटम से बाहर नहीं निकल सकता है। क्लियर बात। और ये वाली जो स्टेट है, ये वाली जो एनर्जी स्टेट है, इसमें उसकी एनर्जी हमने कितनी बताई है? 0 बताई है। देखिए एनर्जी नेगेटिव है इससे नीचे वाली स्टेट्स में, यहाँ एनर्जी हमने 0 बता दी है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर की ऑर्बिट्स की ओर मूव करते जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी इंक्रीज होती जाती है इलेक्ट्रॉन की, ये इंक्रीज होती जा रही है। देखिए अगर केवल हम न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो डिक्रीज हो रही है, लेकिन नेगेटिव साइन भी लगा हुआ है एनर्जी के पहले, न्यूमेरिकल वैल्यू के पहले नेगेटिव साइन भी है। और इतना हम जानते हैं नेगेटिव में वैल्यू जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा माना जाएगा। क्लियर बात। और नेगेटिव में वैल्यू जितना बड़ा है वो उतना ही छोटा है। तो सबसे कम एनर्जी है फर्स्ट ऑर्बिट में। इट मीन्स न्यूक्लियस की सबसे पास वाली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे कम है। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर वाली ऑर्बिट्स की ओर जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती जाती है। लेकिन जब तक उसकी एनर्जी नेगेटिव में रहेगी तब तक वो उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स, कूलाम्ब अट्रैक्टिव फोर्स लगता रहेगा और वो खुद एटम को छोड़कर बाहर नहीं निकल पाएगा। हाँ, अगर उसको हमें एटम से बाहर निकालना है तो कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब वो निकल पाएगा, वो खुद नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी नेगेटिव है। नेगेटिव एनर्जी का मीनिंग है वो बाउंड स्टेट में है, न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स से वो बंधा हुआ है। क्लियर बात। अब देखिए जैसे जैसे आप इधर जाते जा रहे हैं, हाइयर एनर्जी लेवल की ओर जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है और फाइनली वो कितनी हो जाएगी? 0। क्लियर बात। देखिए ये थी -13.6, ये -3.40, ये -1.51, ये -0.85। न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है और न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज होते फाइनली 0 जिस ऑर्बिट के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा उसी ऑर्बिट को हमने बोला है n इजिकल टू इन्फिनिटी। तो n इजिकल टू इन्फिनिटी वाली ऑर्बिट के करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी बताइए? 0 बताइए। 0 एनर्जी का मीनिंग ये हो गया कि अब इलेक्ट्रॉन
न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स से बंधा हुआ नहीं है। वो न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स जो है उस पर नहीं लग रहा है, किस पर, इलेक्ट्रॉन पर। तो इलेक्ट्रॉन फ्री है न्यूक्लियस की ओर से, न्यूक्लियस की ओर से वो फ्री है। न्यूक्लियस ने उसको पकड़ नहीं रखा है, न्यूक्लियस ने उस पर कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगा रखा है, तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री है एटम से बाहर निकलने के लिए। लेकिन उसकी एनर्जी हमने जीरो बताई है, इसलिए वो मूव करके एटम से बाहर जा नहीं सकता है। लेकिन अगर उसकी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव में बताएं, हम पॉजिटिव में बताएं, देखिए जीरो से ऊपर की जो भी स्टेट्स होगी उसमें एनर्जी पॉजिटिव होगी। जीरो वाले एनर्जी लेवल से नीचे जितनी भी स्टेट्स है उनमें एनर्जी नेगेटिव है। तो नेगेटिव एनर्जी का मीनिंग तो मैंने बता ही दिया कि न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है। इलेक्ट्रॉन खुद बाहर नहीं निकल पाएगा एटम से जब तक कि उसको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड नहीं की जाए। लेकिन ये वाली स्टेट वो स्टेट आ गई है जिस पर उसकी एनर्जी ज़ीरो हो गई है, इंक्रीज होते हुए ज़ीरो हो गई है। और जीरो एनर्जी का मीनिंग हो गया कि उस पर न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज के कारण कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लग रहा है। अब इस जीरो एनर्जी लेवल से ऊपर वाले जो भी एनर्जी स्टेट्स हैं उनमें हो अगर इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स पॉजिटिव में हो अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, तो वो एटम से बाहर निकल जाता है और उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होती है। तो इसीलिए हमने इस एनर्जी स्टेट से ऊपर वाली एनर्जी स्टेट्स को नाम दिया है आयनाइज्ड स्टेट्स। क्लियर बात। एटम आयनाइज्ड हो जाएगा, उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। कब? जब उसकी एनर्जी पॉजिटिव होगी। किसकी एनर्जी? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पॉजिटिव कब होगी? जब उसको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करवाई जाएगी किसी तरीके से, तब जाकर उसकी एनर्जी पॉजिटिव होगी। अदरवाइज़ तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव ही होती है। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड किसी ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन कर रहा होता है, तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव में ही बताई जाती है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स से बाउंड स्टेट में रहता है, बंधा हुआ रहता है। न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स उस पर लग रहा होता है। अब देखिए, सबसे कम एनर्जी वाली जो एनर्जी स्टेट है उसको हमने नाम दिया है ग्राउंड स्टेट और नॉर्मल स्टेट। हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और वो जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उसको अगर कोई एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाई जाए तो उसकी एनर्जी जो है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जिसकी हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बात भी की है। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये तब की एनर्जी है जब उसको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाई गई है। इतनी एनर्जी उसके पास होती ही है फर्स्ट ऑर्बिट में। क्लियर बात। तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन और वो भी किस ऑर्बिट में रहेगा? फर्स्ट ऑर्बिट में रहेगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट को हम बोल रहे हैं ग्राउंड स्टेट और नॉर्मल स्टेट। अब इस n=1 से ऊपर वाली जितनी भी ऑर्बिट्स हैं, n=2 से लेकर n=∞ तक, इन सारी ऑर्बिट्स को हम बोल रहे हैं एक्साइटेड स्टेट्स। अब देखिए, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन होता ही है, जब उसको कोई एक्सटर्नल एनर्जी हम प्रोवाइड नहीं करवाते हैं तब भी इस ऑर्बिट में तो रहता ही है। तो इससे ऊपर वाली जो ऑर्बिट्स हैं उनमें वो तब जाएगा जब उसको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करवाई जाएगी। एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करवाई जाएगी तब अपर ऑर्बिट्स में उसका ट्रांजिशन होगा, तब अपर ऑर्बिट्स में वो जंप करेगा। अब वो कौन सी ऑर्बिट में जाएगा? n=2 में जाएगा कि 3 में जाएगा कि 4 में जाएगा कि n=∞ में जाएगा? वो डिपेंड करेगा कि उसको कितनी एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड की गई है। अब देखिए जाएगा कैसे। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट ऑर्बिट में, इट मीन्स अपनी ग्राउंड स्टेट में है, उसको हम इतनी एनर्जी प्रोवाइड करें, इतनी एनर्जी दे दें इलेक्ट्रॉन को कि उसकी टोटल एनर्जी जो है वो -3.40 हो जाए अगर, तो वो सेकेंड ऑर्बिट में चला जाएगा। अगर हम उसको इतनी एनर्जी दे दें कि उसकी टोटल एनर्जी -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट न रहकर कितनी हो जाए, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए, तो वो फर्स्ट से थर्ड ऑर्बिट में ट्रांजिशन कर जाएगा, उसमें चला जाएगा। क्लियर बात। और अगर हम इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे दें, ग्राउंड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे दें कि उसकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाए? 0। अब देखिए टोटल एनर्जी 0 कब होगी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो उसकी एनर्जी होती ही है, इतनी एनर्जी तो उसमें है ही। अगर हम उसको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी और दे दें, देने का मीनिंग ये हो गया कि इस एनर्जी में जितनी एनर्जी हमने दी है वो प्लस हो जाएगी। तो हम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसको देने की बात कर रहे हैं। तो अगर इसको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड करवा दी जाएगी तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके पास ऑलरेडी पहले से है,
13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमने इसको प्रोवाइड करवा दी एक्सटर्नली, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, -13.6 + 13.6 = 0। क्लियर है बात। तो अगर ग्राउंड स्टेट के किसी इलेक्ट्रॉन को 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड करवा दी जाए तो उसकी टोटल एनर्जी 0 हो जाएगी। और टोटल एनर्जी 0 हम बता के चल रहे हैं, n = इनफाइनाइट वाली ऑर्बिट के करस्पॉन्डिंग। देखिए टोटल एनर्जी 0 बताइए, तो वो यहाँ से यहाँ चला जाएगा। इट मीन्स एटम का आयनाइजेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम से बाहर निकलने की स्टेट में आ जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। क्लियर है बात। तो अगर हमें आयनाइजेशन करवाना है एटम का, तो ग्राउंड स्टेट के एटम को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर बात। लेकिन अगर मुझे उसको फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में ही भेजना है, फर्स्ट से सेकंड में भेजना है, तो कितनी एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, इतनी एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी कि वो एनर्जी देने के बाद इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए। क्लियर बात। तो हम कैसे निकालेंगे कि यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम इस एनर्जी में से, इट मीन्स E2 में से E1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, E2 - E1। तो E2 - E1 का जो वैल्यू हमें मिलेगा, उतनी एनर्जी अगर हम ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर दें तो सेकंड ऑर्बिट में सेकंड एनर्जी स्टेट में या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन कर जाएगा। देखिए सेकंड एनर्जी स्टेट को हम बोल के चल रहे हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि ये तो ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट से ऊपर वाली जितनी भी स्टेट्स हैं उनको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट्स, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन तब ट्रांजिशन करेगा जब उसको एक्साइट किया जाएगा, जब उसको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर है बात। और ग्राउंड स्टेट में तो वो तब भी रहता है जब उसको कोई एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाई गई है, नेचर ने ही उसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड की है। तो इतनी एनर्जी के कारण वो जिस ऑर्बिट में रहेगा उसी को हमने बोला है ग्राउंड स्टेट। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन को जब हम कोई एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाएं और वो खुद की एनर्जी के कारण जिस ऑर्बिट में जिस एनर्जी स्टेट में पाया जाता है उसी को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट और नॉर्मल स्टेट। लेकिन अगर किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करवा दी जाए और उस एक्सटर्नल एनर्जी के कारण वो किसी अपर स्टेट में चला गया है, तो उस स्टेट को हम बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। अब देखिए इससे ठीक ऊपर वाली, ग्राउंड स्टेट से ठीक ऊपर वाली जो एनर्जी स्टेट है, जो कि n = 2 के करस्पॉन्डिंग है, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्लियर है बात। तो n = 2 के करस्पॉन्डिंग है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n = 3 के करस्पॉन्डिंग है सेकंड एक्साइटेड स्टेट, n = 4 के करस्पॉन्डिंग है थर्ड एक्साइटेड स्टेट। देखिए एक कम है, ये 4 है तो ये 3 है, ये 3 है तो ये 2 है, ये 2 है तो ये 1 है। क्लियर है बात। ऐसे ही n = 7th एनर्जी स्टेट के करस्पॉन्डिंग अगर हम एक्साइटेड स्टेट बता के चले हैं तो n = 6th एक्साइटेड स्टेट होगी, n = 7 के करस्पॉन्डिंग एक्साइटेड स्टेट होगी 6th एक्साइटेड स्टेट। क्लियर है बात। एक कम होगी। ऑर्बिट का जो हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता के चल रहे हैं, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही होता है, इससे एक कम होगा एक्साइटेड स्टेट। ये मैं हाइड्रोजन एटम के लिए बात करके चल रहा हूँ। किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो फर्स्ट ऑर्बिट में पाई जाता है, तो फर्स्ट ऑर्बिट को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्लियर है बात। तो ये तो मैंने एनर्जी लेवल डायग्राम की बात की, और एनर्जी लेवल डायग्राम की बात इसलिए की है क्योंकि हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, उसमें हमें इसका नॉलेज होना चाहिए। अब देखिए एक्साइटेशन हम किसको बोल रहे हैं? ग्राउंड स्टेट के किसी इलेक्ट्रॉन को किसी एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वही है एक्साइटेशन एनर्जी। जैसे एग्जांपल लूँ मैं, मुझे उसको थर्ड एनर्जी स्टेट में ले जाना है, इट मीन्स सेकंड एक्साइटेड स्टेट में ले जाना है किस इलेक्ट्रॉन को? ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन को। तो कितनी एनर्जी की उसको रिक्वायरमेंट होगी? E3 - E1, E3 - E1। इतनी एनर्जी अगर
इन दोनों एनर्जी स्टेट्स की एनर्जी के डिफरेंस की इक्वल एनर्जी अगर ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करवा दी जाए तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। और -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला इलेक्ट्रॉन सेकंड एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। क्लियर है बात। तो फर्स्ट से थर्ड एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई, E3 माइनस E1। इसी को हम बोल रहे हैं एक्साइटेशन एनर्जी। किसके करस्पॉन्डिंग, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के करस्पॉन्डिंग एक्साइटेशन एनर्जी होगी E3 माइनस E1। ऐसे ही फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के करस्पॉन्डिंग एक्साइटेशन एनर्जी कितनी होगी। इट मीन्स मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले जाने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, E2 माइनस E1। तो इन दोनों एनर्जी स्टेट्स की एनर्जी का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस के इक्वल एनर्जी अगर इस इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर दी जाए तो इसकी एनर्जी फिर -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी और वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो कितनी हुई, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के करस्पॉन्डिंग एक्साइटेशन एनर्जी होगी E=E2 माइनस E1। थर्ड के करस्पॉन्डिंग बता के चलेंगे तो थर्ड में N=3 बोल रहा हूँ, ये एक्साइटेड स्टेट तो ये सेकंड है तो वो E3 माइनस E1 होगा। इसके लिए आप बताना चाहें तो E4 माइनस E1, इसके लिए बताना चाहें तो E5 माइनस E1। तो इसी तरीके से हमने बताया। देखिए हमने किसी अपर ऑर्बिट को नाम दिया है EN2, अपर ऑर्बिट की एनर्जी को बताया है EN2, और ग्राउंड स्टेट को हम यहाँ लेके चल रहे हैं EN1। ये EN1 जो है यहाँ ग्राउंड स्टेट मान के चलिए आप, क्योंकि हम ग्राउंड स्टेट से ही एक्साइटेड स्टेट में ले जाने की बात करते हैं। तो ग्राउंड स्टेट के किसी इलेक्ट्रॉन को किसी एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जितनी एनर्जी हमें उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उसी को हम बोल रहे हैं उस एक्साइटेशन स्टेट के करस्पॉन्डिंग एक्साइटेशन एनर्जी। अब वो अलग अलग एक्साइटेड स्टेट के करस्पॉन्डिंग एक्साइटेशन एनर्जीज अलग अलग होगी। इसमें एक्साइट करवा के लाना चाहते हैं आप इलेक्ट्रॉन को तो इसके करस्पॉन्डिंग एक्साइटेशन एनर्जी होगी E2 माइनस E1। इसमें लाना चाहते हैं तो E3 माइनस E1। इसमें लाना चाहते हैं फोर्थ में तो E4 माइनस E1। मैं कहाँ से ले जाने की बात कर रहा हूँ, हर केस में मैं N=1 से ले जाने की बात कर रहा हूँ अपर एक्साइटेड स्टेट्स में, अपर एनर्जी स्टेट्स में। क्लियर है बात। N=1 से ही बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन को जब हम कोई एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाते हैं तो वो इसी ऑर्बिट में इसी एनर्जी स्टेट में पाया जाता है। उसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब आप इसमें कितना ऐड करेंगे उस पर डिपेंड करेगा कि वो कौन सी एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन करेगा। तो देखिए फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक एक्साइट करके ले जाने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो E2 माइनस E1 बताया है, तो सब्ट्रैक्ट करके बताया भी है -3.40 माइनस, फिर इसमें भी माइनस है तो -13.6। क्लियर बात। तो ये मिला में 10.2 किसमें, पॉजिटिव में। पॉजिटिव का मीनिंग हो गया कि इतनी एनर्जी हमें यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करनी पड़ेगी यहाँ ले जाने के लिए, इस एनर्जी स्टेट में ले जाने के लिए। अगर आप इसको -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी और प्रोवाइड कर दें तो वो इसमें आ जाएगा, उसकी एनर्जी हो जाएगी -3.40। ऐड करके देख सकते हैं -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐड करिए तो -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही मिलेगा। क्लियर बात। सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, इट मीन्स यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए, क्योंकि सेकंड एक्साइटेड स्टेट यही है N=2 थर्ड वाली, तो यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए कितनी एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ये 3 माइनस E1, इट मीन्स -1.51 माइनस -13.6। इसको सोल्व करेंगे तो 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट मीन्स इतनी एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को अगर 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड करवा दी जाए तो उसकी टोटल एनर्जी हो जाएगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगा। क्लियर बात। एक्साइटेशन एनर्जी क्लियर होगी। तो हमने जनरल फार्मूला जो बताया है वो ये बताया कि अगर हमें N1 एनर्जी स्टेट से किसी अपर एनर्जी स्टेट N2 में इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन करवाना हो तो उन दोनों एनर्जी स्टेट्स का अपर एनर्जी स्टेट की एनर्जी माइनस जिससे हम उसको उस अपर एनर्जी स्टेट में ले जाना चाह रहे हैं, जिस एनर्जी स्टेट से उस एनर्जी स्टेट की एनर्जी। क्लियर बात। जैसे फर्स्ट से थर्ड में ले जाना चाह रहा हूँ तो E3 माइनस E1,
फर्स्ट से सेकंड में ले जाना चाह रहा हूँ तो E2 माइनस E1। क्लियर है फॉर्मूला, किसमें यूनिट बताया हमने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जनरल फॉर्मूला है। E2 माइनस E1 भी हो सकता है, ये E3 माइनस E1 भी हो सकता है, E4 माइनस E1 भी हो सकता है। मैंने कहाँ से जंप करवाने की बात की है हर केस में, फर्स्ट एनर्जी स्टेट से जंप करवाने की बात की है, फर्स्ट एनर्जी स्टेट से उसके एक्साइटमेंट की बात की है, क्योंकि वो फर्स्ट एनर्जी स्टेट में ही तो पाया जाएगा जब उसको कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं दी जाएगी तब। अब देखिए यहाँ जो हमने बात की है वो एक्साइटेशन पोटेंशियल की बात की है। तो एक्साइटेशन पोटेंशियल जो है वो मिनिमम एक्सलेटिंग पोटेंशियल होता है। वो मिनिमम एक्सलेटिंग पोटेंशियल जो किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दे, इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दे कि वो एक्साइट हो जाए, एक्साइट हो जाए, या यूँ बोल लीजिए, इस तरीके से बोलिए आप इसको, एक्साइटेशन पोटेंशियल एक्सलेटिंग पोटेंशियल का वो मिनिमम वैल्यू है जिससे किसी इलेक्ट्रॉन को, जिससे किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन को, जो कि हाइड्रोजन एटम का नहीं है इलेक्ट्रॉन, जिससे किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट करें हम, तो उसमें इतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी कि वो जब जाकर हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट के, हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन से जब कोलिजन करेगा तो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी उसको दे देगा और काइनेटिक एनर्जी लेकर वो एक्साइट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, देखिए एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन है जो कि n=1 में पड़ा है, n=1 में रिवॉल्यूशन कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड। तो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन को कितने एक्सलेटिंग पोटेंशियल से आप एक्सलेट करें कि वो हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन से जब जाकर कोलिजन करें तो उसको वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा दें। क्लियर बात। तो उसी को हम बोल रहे हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल। देखिए, द मिनिमम एक्सलेटिंग पोटेंशियल बाय विच एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन इज एक्सलेटेड एंड व्हेन इट कोलाइड्स विद एन एटम, विद एन एटम बोल सकते हैं या विद एन इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, क्योंकि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा उससे वो कोलिजन करेगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन, और कोलिजन में वो अपनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा एटम के उस इलेक्ट्रॉन को, और एटम का वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेकर एक्साइट हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। क्लियर बात। अब वो कितनी एनर्जी मिलेगी उस पर डिपेंड करेगा कि वो n=1 से n=3 में जाता है कि n=4 में जाता है कि n=2 में जाता है। वो डिपेंड करेगा कि एक्सटर्नल एजेंट ने कोलिजन से एटम के उस इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी प्रोवाइड की है। एक्साइट्स द एटम इज कॉल्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ दैट एटम। क्लियर बात। तो देखिए एक्साइटेशन एनर्जी के लिए अभी हमने फॉर्मूला बताया था E=En2 माइनस En1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ हम N1 एनर्जी स्टेट से N2 एनर्जी स्टेट में एक्साइटेशन की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, N1 से हम N2 एनर्जी स्टेट में उसके ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं। तो अपर एनर्जी स्टेट की एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी स्टेट की एनर्जी, जिसमें हम उसको ले जाना चाह रहे हैं उस एनर्जी स्टेट की एनर्जी माइनस जिसमें से हम उसको ले जा रहे हैं उसकी एनर्जी। तो इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगी एक्साइटेशन एनर्जी उस ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताई है। ये यहाँ बताई थी हमने फॉर्मूला। यहाँ हम क्या बताने जा रहे हैं, यहाँ देखिए एक फॉर्मूला है जो कि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वाले चैप्टर में बताया था, W/Q=V। ये पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए फॉर्मूला होता है। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट को जितना वर्क करना पड़ता है वही वर्क उन दोनों पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। ये डेफिनेशन बताई थी हमने थर्ड चैप्टर में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर में। तो वहाँ से देखिए W/Q=V। यहाँ हम पोटेंशियल की तो बात कर रहे हैं, यहाँ V को आप पोटेंशियल समझ के चलिए, एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो V के प्लेस पे मैं VE कर दूंगा, Q के प्लेस पे E। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है E, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट करना है, किस चार्ज को एक्सलेट करना है, इलेक्ट्रॉन को। तो Q के प्लेस पे E। और अगर VE पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट किया जाएगा तो एक्सलेट करने में जितना वर्क किया जाएगा वो वर्क उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी की फॉर्म में मिल जाएगा, उसी को हम बोल रहे हैं यहाँ EE, जो कि एक्साइटेशन एनर्जी के इक्वल है। तो W के प्लेस पे तो EE, Q के प्लेस पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, V के प्लेस पे एक्साइटेशन पोटेंशियल। ये फॉर्मूला में पता होना चाहिए, थर्ड चैप्टर से डायरेक्ट यूज में लिया गया फॉर्मूला है।
क्लियर बात। तो यहाँ देखिए ई के प्लेस पे मैं ई वी ई पुट कर सकता हूँ, ई के प्लेस पे ई वी ई पुट कर सकता हूँ यहाँ पर। तो पुट कर दिया है मैंने, तो मुझे ये मिलेगा यहाँ से। अब देखिए ई का इधर डिवाइड कर दूँ मैं तो ये मिलेगा हमें En2 माइनस En1 अपॉन ई, और यूनिट इसका क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्लियर बात। तो ई से ई कैंसिल आउट होके ये मिलेगा हमें, लेकिन फिर इसका यूनिट वोल्ट मिलेगा। अभी यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, देखिए एनर्जी का, एक्साइटेशन एनर्जी का यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ एक्साइटेशन पोटेंशियल का यूनिट है वोल्ट। क्या है, वोल्ट। दोनों के वैल्यू आपको सेम ही मिलेंगे, न्यूमेरिक वैल्यू देखिए सेम है। यहाँ भी En2 माइनस En1 है, एक्साइटेशन एनर्जी है En2 माइनस En1, एक्साइटेशन पोटेंशियल भी है En2 माइनस En1, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये वोल्ट में। क्लियर बात। जैसे हम अगर फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी बता रहे थे हाइड्रोजन की, तो कितनी बता रहे थे, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी बोले फर्स्ट एक्साइटेशन के करस्पॉन्डिंग एनर्जी बोलें तो वो है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के करस्पॉन्डिंग हम एक्साइटेशन पोटेंशियल की बात करें, तो बस आप यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से ई हटा दीजिए, केवल वोल्ट रखिए, तो 10.2 वोल्ट 10.2 वोल्ट हो जाएगा, जो हमने यहाँ बताया भी है। इफ़ एक्साइटेशन एनर्जी फॉर एन एटम इज़ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन एक्साइटेशन पोटेंशियल इज़ 10.2 वोल्ट। क्लियर बात। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से ई आप हटाकर लेंगे तो एक्साइटेशन पोटेंशियल बन जाएगा, जो भी है। जैसे सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी हमने बताई थी 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल जो हम बताएंगे वो बताएंगे 12.09 वोल्ट। एनर्जी बोलेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलिए, पोटेंशियल बोलेंगे तो वोल्ट बोलिए, दोनों के वैल्यू सेम ही रहेंगे। जो वैल्यू है एक्साइटेशन एनर्जी का वही वैल्यू होगा एक्साइटेशन पोटेंशियल का, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और ये वोल्ट में। तो वो बात हमने यहाँ बोली भी है। इफ़ एक्साइटेशन एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक्सप्रेस्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है इसकी, 10.2। इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इन वोल्ट, तो 10.2 वोल्ट इज एक्साइटेशन पोटेंशियल। क्लियर बात। तो ये मैंने डिटेल में बता दिया है एक्साइटेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल के बारे में। एक्साइटेशन में हम बात करते हैं ग्राउंड स्टेट से किसी एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को ले जाने की। नेक्स्ट पेज पे जो हमने आयनाइजेशन की बात की है उसमें भी कुछ ऐसी ही बातें हैं, लेकिन उसमें हमें कहाँ से कहाँ ले जाना है, उसमें हमें ले जाना है ग्राउंड स्टेट से। ग्राउंड स्टेट से n इजिकल टू इन्फिनिटी वाली ऑर्बिट में, n इजिकल टू इन्फिनिटी वाली एनर्जी स्टेट में, इट मीन्स उसको हमें रिलीज़ करवाना है एटम से। हमने कहा था कि जब उसकी एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, ज़ीरो होने का मीनिंग हो गया हम उसको n इजिकल टू 1 से n इजिकल टू इनफाइनाइट वाली ऑर्बिट में ले जाएं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ले जाएं, तो वो रिलीज हो जाएगा एटम से, वो निकल जाएगा बाहर। इट मीन्स एटम आयनाइज्ड हो जाएगा। तो एटम के आयनाइजेशन के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ई इन्फिनिटी माइनस E1, इट मीन्स 0 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो कितना आएगा, प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो हमने यहाँ बताया भी है। क्लियर बात। डेफिनेशन देखिए, तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। एक्साइटेशन एनर्जी में हम इस ग्राउंड स्टेट से किसी एक्साइटेड स्टेट में ले जाने की बात कर रहे थे, लेकिन आयनाइजेशन में हम यहाँ से उसको बाहर ही निकालने की बात करेंगे। इट मीन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ले जाने की बात करेंगे। इट मीन्स n इजिकल टू इन्फिनिटी पर ले जाने की बात करेंगे, एटम से उसको बाहर निकालने की बात करेंगे। आयनाइजेशन तभी होगा। आयनाइजेशन का मीनिंग है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर ही निकालना है हमें उसकी ग्राउंड स्टेट से। तो ग्राउंड स्टेट से बाहर निकालने को तो हम बोल रहे हैं आयनाइजेशन, और ग्राउंड स्टेट से किसी अपर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन को ले जाने को हम बोल रहे हैं एक्साइटेशन। क्लियर बात। दोनों में डिफरेंस क्लियर है। आयनाइजेशन में हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, एक्साइटेशन में हमें उसको ग्राउंड स्टेट से किसी अपर एक्साइटेड स्टेट में ले जाना है, अपर एक्साइटेड स्टेट में ले जाना है, बाहर नहीं निकालना है। एक्साइटेशन में उसको बाहर नहीं निकालना है, आयनाइजेशन में बाहर निकालने की बात करनी है। तो यही बात हमने यहाँ बोली है। इट इज़ डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू knock an electron completely out of the electron, that is the energy required to take an electron from its ground state to outermost orbit n is equal to infinity। यहाँ से यहाँ ले जाने की बात करनी है। तो यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमें क्या करना होगा, इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी माइनस इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी, इट मीन्स ई इन्फिनिटी माइनस E1। तो यही किया है हमने, ई इन्फिनिटी माइनस E1, यही होगा EI आयनाइजेशन एनर्जी।
तो ई इन्फिनिटी है 0, 0 माइनस E1 है कितना माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट मीन्स हाइड्रोजन एटम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कितनी होगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी अगर हाइड्रोजन एटम को प्रोवाइड कर दी जाए तो उसकी ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसका एक इलेक्ट्रॉन वो एटम से बाहर निकल जाएगा और H प्लस बन जाएगा। वो हाइड्रोजन जो था H जो था वो H प्लस बन जाएगा। क्लियर है बात। तो फॉर्मूला जो हमने बताया देखिए, आयनाइजेशन एनर्जी फॉर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ nth स्टेट। अब ये तो n इजिकल टू 1 तो हाइड्रोजन एटम में बता के चलते हैं हम ग्राउंड स्टेट। अब अलग अलग एलिमेंट्स के एटम की ग्राउंड स्टेट अलग अलग हो सकती है, वो जरूरी नहीं है n इजिकल टू 1 ही हो। तो हम जनरल फॉर्मूला बताएं तो देखिए, ले जाना तो सभी में हमें आयनाइजेशन में इन्फिनिटी पर ही है, लेकिन कहाँ से, जहाँ इलेक्ट्रॉन है। अब सबकी अपनी अपनी ग्राउंड स्टेट अलग अलग हो सकती है। क्लियर बात। जैसे लिथियम की बात करें तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1s2 2s1, तो उसमें सेकंड ऑर्बिट जो है वो ग्राउंड स्टेट होती है। तो ग्राउंड स्टेट से हमें ले जाना है इन्फिनिटी वाली स्टेट में, उसी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो ई इन्फिनिटी माइनस ई एन, इन्फिनिटी पर हम 0 बता के चलते हैं एनर्जी, तो माइनस ई एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो माइनस ई एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी के लिए हमने फॉर्मूला बताया, माइनस ई एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करेंगे तो वही डेफिनेशन है कि वो मिनिमम एक्सलेटिंग पोटेंशियल जिससे अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट करें और उस एक्सलेटेड इलेक्ट्रॉन की कोलिजन करवाएं उस एटम के इलेक्ट्रॉन से जिसकी आयनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, तो वो उसको बाहर निकाल दे, वो उस इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करके अपनी एनर्जी उसको प्रोवाइड कर दे और इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दे कि एटम का आयनाइजेशन हो जाए, एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। तो उस पोटेंशियल को हम बोल रहे हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। इट इज़ दैट एक्सलेटिंग पोटेंशियल विच गिव्स टू ए बॉम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट एनर्जी टू आयनाइज द टारगेट एटम बाय नॉकिंग वन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली आउट ऑफ द एटम। क्लियर बात। फॉर्मूला अभी हमने बताया था, इन्फिनिटी पे ले जाना है उसकी ग्राउंड स्टेट से। ग्राउंड स्टेट को हम एन बोल के चल रहे हैं यहाँ, nth स्टेट जो है वो ग्राउंड स्टेट है, कहाँ ले जाना है, इन्फिनिटी वाली स्टेट पर। तो ई इन्फिनिटी माइनस ई एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये अभी हमने बताई दी थी कितनी होगी, माइनस ई एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए वही फॉर्मूला डब्ल्यू अपॉन क्यू इजिकल टू वी, डब्ल्यू के प्लेस पे ई आई हो जाएगा, यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी, क्यू के प्लेस पे ई हो जाएगा और वी के प्लेस पे वी आई हो जाएगा। यहाँ हम आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, पिछले टॉपिक में हमने एक्साइटेशन पोटेंशियल की बात की थी। क्लियर बात। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ई आई इजिकल टू ई वी आई, तो यहाँ ई आई के प्लेस पे ई वी आई पुट कर देंगे, तो ई वी आई इजिकल टू माइनस ई एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस ई एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर बात। तो यहाँ से ई का इधर डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, माइनस ई एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस ई एन वोल्ट, ये वी बच जाएगा, इससे ई कैंसिल आउट होकर। तो देखिए दोनों फॉर्मूले सेम है, ई आई का जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला किसका है, वी आई का फॉर्मूला है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, माइनस ई एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है माइनस ई एन वोल्ट। तो दोनों के न्यूमेरिक वैल्यू सेम होते हैं, जितनी एक्साइटेशन एनर्जी होती है जितनी आयनाइजेशन एनर्जी होती है उतनी ही आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये वोल्ट में। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी हम बता के चल रहे हैं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल जब बताएंगे तो ई हटा दीजिए तो 13.6 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर बात। वो बात हमने यहाँ नोट में बताई भी, आप देख सकते हैं। इफ़ आयनाइजेशन एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन इट्स न्यूमेरिक वैल्यू इन वोल्ट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल, देख सकते हैं आप। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है।